Hello friends, I hope you all are doing well. So, are you struggling for your CAIIB exams 2023? If yes, then stay tuned to the end of this video. Here, we have brought a new revision series for CAIIB exams 2023. Aspirants. So I welcome you all to the My Online Prep platform where we will discuss key MCQs focusing on each chapter. We will first start with the Bank Financial Management subject as this is the toughest subject in your curriculum which has various numerical calculations. But don't worry, we will try to make it easy together. If you are new to this channel, then please subscribe to this channel and don't forget to press the bell icon. So, let's start with the MCQs of the chapter Liberalized Remittance Scheme and Other Remittance Facilities for Residents. So now, let's start with our MCQ session on Liberalized Remittance Scheme and Other Remittance Facilities for Residents. But before proceeding further, I think you should know what is this liberalized remittance scheme. ये एक स्कीम जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है ताकि कोई भी इंडिविजुअल इंडिया के बाहर अगर फॉरेन रिजर्व को लेके जाना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, क्या कंडीशंस होंगे और क्या नहीं, वो हर चीज इस स्कीम में दी हुई है। आपको पता है पहले पास्ट में हिस्ट्री में हम इतनी आसानी से फॉरेन रिजर्व को कहीं नहीं लेके जा सकते थे, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे जिस वजह से ग्लोबली हम ट्रेड भी नहीं कर पाते थे क्योंकि ग्लोबली ट्रेड करना भी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव था। बट जैसे जैसे फेमा आया, फेमा एक्ट आया, गवर्नमेंट ने लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम को भी अनाउंस किया जिससे अब आप फॉरेन रिजर्व्स को इंडिया के बाहर लेके जा सकते हो इस स्कीम के तहत, और वो भी बहुत ज्यादा लिबरलाइज स्कीम है, बहुत ज्यादा इजी है, ज्यादा रिजिडनेस नहीं है इसमें। इस वजह से आज के एरा में देखते हैं कि हम इतने आसानी से जो फॉरेन ट्रेड कर पा रहे हैं, फॉरेन में जा पा रहे हैं, तो ये सब इन सब के पीछे जो है वो है ये स्कीम और फेमा एक्ट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फॉर simplified documentation for individuals under the liberalized remittance scheme? Select the most appropriate answer from among the options. अब यहाँ ये बोला गया है कि नॉर्मली अगर आपको कोई भी रेमिटेंस इंडिया के बाहर लेके जाना है देन यू हैव टू प्रोवाइड सो मेनी डॉक्यूमेंटेशंस। बहुत ज्यादा प्रोसीजर्स और आपको डॉक्यूमेंटेशंस देने भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैन, देन डिक्लेरेशन रिगार्डिंग योर सोर्स ऑफ इनकम कि आपने वो इनकम कहाँ से अर्न की है जो आप फॉरेन करेंसी के थ्रू बाहर लेके जा रहे हो। सेकेंड, कॉपी ऑफ टिकट और वीजा, अगर आप बाहर ट्रैवल के लिए जा रहे हो तो आपको टिकट की कॉपी या फिर आपको वीजा प्रोवाइड करना होगा, आपको फॉर्म A2 प्रोवाइड करना होगा, एक फेमा डिक्लेरेशन प्रोवाइड करना होगा। तो ये ऐसे बहुत सारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें प्रोवाइड करनी होती है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर फॉलो करनी होती है, तभी हम ये रेमिटेंस बाहर लेके जा सकते। लेकिन जो लोग जिन्हें बहुत ज्यादा रेमिटेंस की जरूरत नहीं है, जो एक ही बार जा रहे हैं और इन्हें बहुत कम अमाउंट का रेमिटेंस बाहर लेके जाना है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन भी बताया हुआ है, अनाउंस किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उसकी लिमिट कितनी है, कहां तक आप सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू भी आपका काम कर सकते हो। तो अब ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शंस है अप टू $10,000, बी ऑप्शन है अप टू $25,000, सी अप टू $50,000 और डी अप टू $1 lakh। तो इसका करेक्ट आंसर है अप टू $25,000। मतलब अगर आपका रेमिटेंस अप टू $25,000 है then in that case you just required only simplified documentation. Is it okay? Now next question,
What is the cash limit for private visits to any country other than Nepal and Bhutan under the liberalized remittance scheme? So select the most appropriate answer from among the options. What does this question ask? Say there is an Indian resident who wants to go outside India for the private visit, but the condition applied other than Nepal and Bhutan. नेपाल और भूटान को छोड़ के किसी और कंट्री में अगर इस पर्सन को प्राइवेट विजिट के लिए इंडिया के बाहर जाना है, इन दैट केस व्हाट डज इट रिक्वायर? इट रिक्वायर्स द फॉरेन करेंसी. जिस भी फॉरेन कंट्री में इसे जाना है उस कंट्री की फॉरेन करेंसी इसे चाहिए होगी. अब वो फॉरेन करेंसी बाय करने के लिए दिस पर्सन कैन पे रुपीज एंड देन ओनली ही इन एक्सचेंज ही विल गेट द फॉरेन करेंसी. तो वो जो रुपीज ये पे करेगा उसकी कैश पेमेंट की लिमिट कितनी है ये पूछी गई है. सो व्हाट वुड बी द कैश पेमेंट लिमिट अगर किसी को प्राइवेट विजिट के लिए फॉरेन कंट्री में जाना है अदर देन नेपाल एंड भूटान? ओके, देन व्हाट वुड बी द आंसर्स? नंबर 1 ऑप्शन क्या है? या तो 25,000 रुपए, बी इंडियन रुपी 50,000, सी 75,000 रुपीज और डी 1 लाख रुपीज. So here the correct answer is up to INR 50,000. मतलब ये जो पर्सन है ये इन कैश सिर्फ 50,000 दे सकता है, बाकी के बैलेंस अमाउंट अगर उसे पे करना है तो वो बैंक के थ्रू ट्रांसफर करके ही पे कर पाएगा. अगर उसे फॉरेन करेंसी परचेज करनी है तो इन कैश वो सिर्फ 50,000 ही पे कर पाएगा फॉर इफ ही वांट टू गो आउट फॉर प्राइवेट विजिट other than Nepal and Bhutan. I hope you understood. Now next question. How long does one have to surrender unutilized foreign exchange to the authorized dealer under the LRS after returning to India? What does this question is asking? कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया के बाहर गया और उसने यूएस डॉलर्स लेके गए अपने साथ में, बट व्हेन ही रिटर्न्स बैक टू इंडिया एट दैट टाइम कुछ यूएस डॉलर्स इसके पास रह गए. अब वो यूएस डॉलर ये अपने पास नहीं रख सकता. ही हैव टू रिटर्न इट बैक टू द ऑथराइज्ड डीलर. ऑथराइज्ड डीलर इज द बैंक फ्रॉम होम वी कैन बाय और सेल द फॉरेन करेंसी. ओके, तो अब इसे ये यूएस डॉलर अपने पास वो नहीं रख सकता, उसे ये फिर से रिटर्न करना होगा किसे? ऑथराइज्ड डीलर को. तो क्या टाइम लिमिट दी हुई है कि वो जब से इंडिया में आने के बाद कितने दिन के अंदर अंदर इन यूएस डॉलर्स को वापस ऑथराइज्ड डीलर के पास इसे सरेंडर करना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस. ए विद इन 90 डेज, बी विद इन 120 डेज, सी विद इन 180 डेज and D within 210 days. So here the correct answer is within 180 days. The person required to surrender the unutilized जिसे वो यूज नहीं कर पाया, जो बच गए, foreign exchange to the authorized dealer within 180 days from the date he returns to India. जिस दिन वो इंडिया में आएगा उसके 180 डेज के अंदर अंदर उसे ये जो अनयूटिलाइज्ड फॉरेन करेंसी है वो वापस सरेंडर करनी होगी. टू whom? टू ऑथराइज्ड डीलर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द लिमिट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज which can be released on cash payment for travelers proceeding to Iraq and Libya under the LRS? Say any individual wants to travel Iraq or Libya, then in that case he needs US dollar, that is the foreign currency. Then how much foreign currency can he get on payment of cash? कैश देकर वो कितनी करेंसी ले पाएगा? There is a limit given in liberalized remittance scheme. And how much is that limit? Now we need to select the most appropriate answer from among the options. Number A, US dollar 1,000, B, US dollar 2,000, C, US dollar 3,000 or D, US dollar 5,000. So the correct answer over here is US dollar 5,000. It means
this individual can get up to $5,000 through cash payment. How much foreign exchange can be released by the authorized dealers for medical treatment abroad without an estimate from a hospital or doctor? Select the most appropriate answer from among the options. यहाँ पे ये पूछा गया है कि एक ऑथराइज्ड डीलर कितनी लिमिट तक किसी इंडिविजुअल को अगर फॉरेन जाना पड़ा, फॉरेन कंट्री जाना पड़ा फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, देन इन दैट केस कितनी लिमिट तक उसे वो $US प्रोवाइड कर देगा जहां पे उसे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, प्रूफ सच एज एस्टिमेट फ्रॉम दी हॉस्पिटल और डॉक्टर की इसका इस मेडिकल ट्रीटमेंट में इतना खर्चा लग सकता है। तो अब हर बार हर बीमारी के लिए आपको खर्चा दिखाने की जरूरत नहीं। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में एक ऐसी अमाउंट और एक ऐसी लिमिट प्रोवाइड करी हुई है जितने लिमिट तक उसे उस इंडिविजुअल को कोई भी एस्टिमेट या प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट इज दैट लिमिट, ये क्वेश्चन ये पूछा गया है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस। अप टू $1 lakh, B up to $2.5 lakhs, C up to $5 lakhs, or D there is no limit. So here the correct answer is up to $2.5 lakhs. $2.5 लाख तक का अगर आपका खर्चा हो रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट में, then in that case that individual is not required to give any estimate from hospital or doctor to authorized dealer. So before proceeding further, I would like to share some important contents that you can also get free mock test और free videos for your exam preparation. आपको बस माई ऑनलाइन प्रेप ऐप डाउनलोड करना होगा जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। We are trying our best to make your preparation easier, so just download this app and make full use of it and do share it to other aspirants also. Now next question. When did the provisions of tax collected at source at the rate of 5% on foreign remittance under the liberalized remittance scheme come into effect? So select the most appropriate answer from among the options. So here the options are 1st October 2021, 1st October 2020, or 1st October 2019, and last 1st October 2018. So what would be the correct answer? Here the correct answer is 1st October 2020. इस डेट से ये नियम लागू हुआ है कि अब लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में अब 5% तक का टैक्स कलेक्शन होगा, ठीक है। और इन केस अगर किसी इंडिविजुअल ने अपना पैन प्रोवाइड नहीं करा, इन दैट केस दिस रेट वुड बी 10%. Now next question, what is the threshold limit for the application of TCS? Select the most appropriate answer from among the options. Now what does this question is asking कि रेमिटेंस का कितना अमाउंट होगा जब उस पे TCS लागू होगा, what is the limit for applicability of this TCS provision? So the options are number 1 5 lakhs, number 2 2 lakhs, number 3 7 lakhs, or number 4 15 lakhs. So the correct answer is 7 lakhs. It is said that if the amount of remittance exceeds 7 lakh rupees in a financial year, then in that case TCS would be applicable at the rate of 5%, and if there is no PAN, then in that case TCS rate would be 10%. Now next question, in the case of remittance under the LRS for studies abroad funded by an educational loan, what is the rate of TCS? Select the most appropriate answer from among the options.
अब यहाँ ये बोला गया है कि अगर आपको एजुकेशनल लोन मिला और उस लोन से आप बाहर पढ़ाई कर रहे हो, तो इन दैट केस यू आर रेमिटिंग मनी बाय टेकिंग अ एजुकेशन लोन। तो लोन लेके, से दिस इज एन इंडिविजुअल, ही हैव टेकन अ लोन, educational loan, and now by converting this loan into an foreign exchange, he is going abroad and doing the study over there. Okay, now in this case, what would be the TCS rate applicable? Here the TCS rate applicable would be the any one from the given options. Now what are the options given? Number 1, 0.5%, number 2, 0.1%, number 3, 0.25%, and number 4, 0.05%. So here the correct answer is 0.5%. एजुकेशन लोन लेकर अगर कोई इंडिविजुअल अब्रॉड जा रहा है पढ़ने के लिए, तो और प्रोवाइडेड उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट होनी चाहिए ओवर 7 lakhs. से फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी ने 10 lakhs का एजुकेशन लोन लिया तो -7 लाख इज दी थ्रेशोल्ड लिमिट जहां तक टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा, इज इक्वल्स टू जो डिफरेंस रहेगा दैट इज 3 lakhs, इस 3 लाख के ऊपर चार्ज होगा टीसीएस एट द रेट ऑफ 0.5%. Now next question. Customer C makes a remittance of rupees 10 lakh for pursuing education through a loan obtained from any financial institute. What is the tax collected at source, TCS, that customer C has to pay for this remittance? So select the most appropriate answer from among the options. So what they have said over here that एक customer C है जो abroad जा रहा है for education purpose, and for this education he have bought a loan of rupees 10 lakhs. Now you know what is the threshold limit? Threshold limit is 7 lakhs and TCS is applicable over the 7 lakhs rupees. It means that is the difference 3 lakhs. And what is the rate of TCS on the loans which is being taken for the abroad studies? That is 0.5%. So here the amount would be, yes, 1500. So which is the correct option over here? No, the correct option is D. So here the TCS that would be collected by the government would be 1500. Now next question. Customer A makes 3 remittances in a financial year. 6.5 lakh on April 4, 9.5 lakh on May 5 and 40,000 on December 10. What is the total tax collected at source customer A has to pay for these remittances? So first of all, let's calculate the TCS amount. So first remittance is on 4th April. What is the amount? 6,50,000. Second remittance is on 5th May. And what is the amount? 9,50,000. Then third remittance is on 10th December. Amount is 40,000. So what is the threshold limit? 7 lakh is the threshold limit जहां तक कोई भी TCS डिडक्ट नहीं होगा and rate of TCS is 5%. So here on first remittance no TCS is deducted. Why? क्योंकि ये 7 लाख के लिमिट के अंदर है. Now second 9.5 लाख. अब यहाँ पे हमने 7 लाख में से 6.5 लाख की लिमिट ऑलरेडी ले ली है. अब बचा कितना? 5 लाख 50,000. दैट इज 7,50,000 minus 6,50,000 is equals to, sorry, it is not 7,50,000, it is 7 lakh, is equals to 50,000. अब इतनी लिमिट बाकी है हमारे पास जहां तक कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा.
So now from this 9,50,000 deduct this 50,000. What is the amount? 9 lakhs. So ये 9 लाख पे और ये 40,000 पे, इन दोनों पे TCS डिडक्ट होगा, वो भी कितना? 5%. So 5% on 9,40,000 is equals to 47,000. This is the amount of TCS. So let's see whether our answer is there in our options. A 47,000, B 47,500, C 45,000 or D 46,000. So which is the correct answer? A is the correct answer, that is the 47,000. Now next question, what is the maximum overall limit for investments by a resident individual either in listed or unlisted companies or a combination of both for all purposes put together under LRS? LRS में ये बोला गया है कि कोई एक इंडिविजुअल अगर इन्वेस्ट करना चाहता है किसी लिस्टेड कंपनी में या किसी अनलिस्टेड कंपनी में या फिर इन दोनों में, combination of both, then in that case what is the maximum limit of such investment? तो अब उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है जितना वो इन्वेस्ट कर सकता है अंडर LRS? So here let's see the options. Number 1, $1 lakh per financial year. Number 2, $2.5 lakh per financial year. Number 3, $5 lakh per financial year. And number 4, $10 lakh per financial year. Here the correct answer is $2.5 lakh per financial year. This is the maximum limit given under the LRS where an individual can make the investments in listed, unlisted companies or a combination of both. I hope you guys understood all these MCQs. So here we have completed our MCQs and I hope you all have liked this video. So thank you for watching and best of luck for your exams.